नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आई एम एस चंदेल। आज फिर से स्वागत है क्वेश्चन प्रैक्टिस की नई सीरीज़ का। ये थर्ड लेक्चर है। ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं उस सीरीज़ में हम लोग आगे की कड़ी में आगे देखते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर है वो थर्ड। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आज बहुत तेजी से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलमोस्ट इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक किसे कहते हैं? मोस्ट एसिडिक वो एसिड होते हैं जिनमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए या माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हैलोजेंस लगे हुए हैं। हैलोजन क्या करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और ये इफेक्ट फ्लोरीन से नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ वो डिक्रीज करता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और फ्लोरीन वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे हुए हैं, तो आपका फ्लोरीन वाला आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखें, कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में देखिए हमें मालूम है कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये है आपका प्राइमरी एमाइन, ये है आपका सेकेंडरी एमाइन, ये है आपका टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन में देखिए 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं जो कि उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा मोर बेसिक होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में क्या है? सेकेंडरी इज मोर बेसिक नेचर शो करता है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी। ये कारण क्या है? कारण है इसमें सबसे मेन कि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट 3 जो ग्रुप हैं वो बड़े बड़े ग्रुप हैं। प्लस आई इफेक्ट तो शो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक इफेक्ट और शो करते हैं, वो है आपका बल्कियर ग्रुप। बल्कियर ग्रुप क्या करता है? उसको चारों तरफ से घेर लेगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मतलब बी वाला सबसे ज़्यादा मोर बेसिक, उसके बाद ए वाला, उसके बाद सी वाला। तो बी ए सी, देखिए आंसर बी ए सी पहला आंसर हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे एथाइल ग्रुप लगा होता तो आंसर होता सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन मिथाइल ग्रुप लगा, इसलिए सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी आंसर होगा। नेक्स्ट वन एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए देखिए क्या है, एरोमेटिक के लिए हमें बहुत जरूरी पता है कई कंडीशन। एरोमेटिक के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए और रिंग करंट होना चाहिए। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हकल रूल को फॉलो करना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो हकल रूल क्या है? वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? वहाँ पे n=0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे। मतलब उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए और रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि 4 पाई ये और एक लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप दिमाग में आ रहा होगा कि चलिए ठीक है 4 पाई वाला तो आंसर नहीं होगा, 4 पाई वाला तो आंसर नहीं होगा, लेकिन इस 6 पाई और इस 6 पाई में कौन सा आंसर होगा? तो आप देखें कि यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। लेकिन ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? उसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देगा। जब प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ना कि वो एरोमेटिक। ओके, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझिएगा क्वेश्चन को। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे हम लोग देखते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के जस्ट अपोजिट होता है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है या प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर आप देखें 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो हो जाएंगे 6 और 4 10। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे 4। तो
यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी इसकी होगी और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी। लेकिन यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट रिवर्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकेंड की होगी। फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन इज एब्सेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे कार्बोकैटोन है, मेन कार्बन है, ये अल्फा यानी यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है आपके यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डबल बॉन्ड के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3। क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल में है C और इसके चारों तरफ लगे हुए हैं CH3, यानी कि वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसीलिए यह आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे एब्सेंट है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका एरोमेटिक है। हमें मालूम है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, तो आराम से डीलोकलाइजेशन करके यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लेगा। ये दो बाहर वाले जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अंदर वाले जो लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 पाई 2 पाई और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, सब कुछ है, इसलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा। और कैसा एरोमेटिक हो जाएगा? ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन जैसा नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक किसे कहते हैं? कार्बन के अलावा अगर और कोई भी एटम पार्टिसिपेट करता है रिंग फॉर्मेशन में तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये बात तो सही कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या है? ये है गॉची कन्फॉर्मर। ये क्या है? ये है आपका स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। इन दोनों में स्टेबिलिटी हमेशा ही स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है और गॉची के कंपेयर में। लेकिन जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहाँ पे गॉची कन्फॉर्मर मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर एज स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। तो ये वाला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर दिस, यानी कि वो भी बात सही कह रहा है। इसके बाद आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। स्टेबिलिटी ज़्यादा एल्कीन की होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखें 3 2 और 2, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है। तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। ये स्टेबल कम है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा कह भी रहा तो ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, तो आंसर चौथा हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। इसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है इन रेडिकल्स के लिए। रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे हम लोग देखते हैं? क्योंकि रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है वो रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जितने भी प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपका है टर्सरी, ये आपका है सेकेंडरी और ये आपका है प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी फ्री रेडिकल है, यहाँ पे सेकेंडरी है। ओके, तो समझ में आता है कि टर्सरी यानी कि पहला वाला सेकेंड वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है और रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो प्राइमरी भले ही कम होना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। क्या टर्सरी से भी ज़्यादा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो टर्सरी से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जब इस टाइप की स्टेबिलिटी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड सबसे ज़्यादा, फर्स्ट उसके बाद और सेकेंड सबसे बाद, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।